आज हम सबसे पहले उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के जो पाठ के अंत में प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, किताब व्यष्टि अर्थशास्त्र है, सबके पास किताब होगी। वैसे प्रश्न मैं यहाँ दे रहा हूँ, इन प्रश्नों को आपने हल करना है बाद में अपनी कॉपी में। तो पहला प्रश्न है, बजट सेट, उपभोक्ता के बजट सेट से क्या समझते हैं। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है पूरे लेक्चर में, वहाँ समझ जाएंगे आप, थोड़ा रिवीजन कर लें। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय तथा प्रचलित बाजार कीमत पर खरीद सकता है। बाकी व्याख्या के लिए आप देख लेंगे वहाँ। और दूसरा प्रश्न है, बजट रेखा क्या है। बजट रेखा क्या है कि जो बजट सेट को जब हम रेखा चित्र में दिखाते हैं, इस प्रकार से तिरछी रेखा आती है तो उसको हम बजट रेखा कहेंगे। तीसरा प्रश्न है, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। प्रवणता नीचे की ओर मतलब समझिए, जैसे इस प्रकार से हमारा ग्रुप होता है, ये आपका एक्स एक्स वाई एक्स होते हैं, एक्स और वाई एक्स हैं। बजट रेखा इस प्रकार से नीचे को आती है, इसको ऋणात्मक ढाल कहते हैं। ऋणात्मक ढाल क्यों होता है, क्योंकि जब हम एक वस्तु की यहाँ पर इकाई खरीद रहे हैं, दूसरी ये जीरो है, यहाँ वाई वस्तु है और यहाँ एक्स वस्तु है। हमने एक्स वस्तु की जीरो इकाइयाँ खरीदी, वाई वस्तु की मैक्सिमम माना यहाँ 5 इकाइयाँ खरीदी, एक्स की जीरो खरीदी है। अगर हमें एक्स की कुछ इकाइयाँ खरीदनी है तो वाई को कम करना पड़ेगा। वाई हमने 4 खरीदी, तब जाके हम एक्स की 2 खरीद पा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदने के लिए, या वाई को हमने और कम किया, 4 इकाई में किया तो हम इसकी 4 खरीद पा रहे हैं अभी। तो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदने के लिए जब हम दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ रहा है, हमने एक्स की अतिरिक्त इकाई खरीदी तो हमने वाई का त्याग किया, तो इसलिए त्याग करना पड़ रहा है, इसलिए बजट का ढाल, जो रेखा का ढाल है वो ऋणात्मक अर्थात नीचे को झुका हुआ होता है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करने के लिए इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये है। उपभोक्ता की आय 20 रुपये है। दो वस्तुएं क्या, पहली वस्तु की कीमत को हम P1 माने, P1 है 4 रुपया और P2 है दूसरी वस्तु की कीमत 5 रुपया। ये दो कीमतें दी हैं दोनों वस्तुओं की। और उपभोक्ता की आय आय है 20 रुपीज़, उसकी आय है, उसके पास जो खर्च करना है दो वस्तुओं पर वह 20 रुपया है। तो पहला प्रश्न इसका पार्ट है कि बजट रेखा का समीकरण लिखिए। बजट रेखा समीकरण बताया था मैंने, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स M बजट रेखा का समीकरण होता है। ये समीकरण है बजट रेखा का, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स M। M यहाँ आय है, P1 पहली वस्तु की कीमत है और x1 पहली वस्तु की मात्रा है। पहली वस्तु की कीमत पहली वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मात्रा। तो इनको जो पहली वस्तु पर कितना खर्च किया P1x1 हो गया, और दूसरी वस्तु पर कितना खर्च किया P2x2 हो गया। तो उसका कितना कुल खर्च अर्थात जो उसकी आय थी वो पूरी व्यय हो जाएगी। इस प्रकार से हम समीकरण लिखते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है प्रश्न का, उपभोक्ता यदि अपनी संपूर्ण आय वस्तु एक पर व्यय कर दे तो वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर सकता है। अब एक ही वस्तु पर व्यय, वस्तु एक पर, देखिए वस्तु एक की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई है, 4 रुपये प्रति इकाई कीमत है, तो हमने कहा 4 रुपया प्रति इकाई कीमत गुणा x1, गुणा को हम डॉट में दिखा देते हैं, x1 ऐसे दिखा देते हैं, x1 हमें पता नहीं है, प्लस P2 हमें कीमत है 5 रुपया दी है, मान लें 5 रुपया, गुणा x2 जीरो, वो खरीद नहीं रहा है P2 को, बराबर आय है 20 रुपया, 20 रुपया खर्च करना है। तो 4x1 धन जीरो बराबर 20, तो x1 बराबर हो जाएगा 20/4 बराबर 5। अर्थात जो पहली वस्तु जो x वस्तु है, x1 है, पहली वस्तु की 5 इकाइयाँ उपभोग कर सकता है, पहली वस्तु की 5 इकाइयाँ उपभोग कर सकता है। ये हो गया इसका, ठीक है। अब अगला पार्ट इसका है, यदि वह अपनी संपूर्ण आय वस्तु 2 पर व्यय कर दे तो कितनी मात्रा का। अब यहीं पर देखिए, अब ये कह रहा है कि वस्तु 2 पर संपूर्ण आय व्यय करे। अब इसी को आप देखिए आगे, अब यहाँ पर पहला जीरो हो जाएगा, यहाँ 5 गुणा x2 हो जाएगा बराबर 20, तो x2 बराबर 20/5 बराबर 4 इकाइयाँ, 4 आ जाएगा। अब अगला पार्ट इसका, बजट रेखा की प्रवणता क्या है। अब बजट रेखा प्रवणता क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक प्रवणता है, अर्थात बजट रेखा नीचे को गिर रही है, क्योंकि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए उसे दूसरी वस्तु की इकाइयों को त्याग करना पड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे बजट रेखा का यहाँ प्रवणता क्या है, ऋणात्मक प्रवणता है, ऋणात्मक ढाल है।
अब अगला प्रश्न जो 5, 6, 7 इसने लिखा, प्रश्न 5, 6, 7 इससे संबंधित हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचों की जो मात्राएं होंगी, संख्याएं इसी के करेंगी। पांचवा प्रश्न है, यदि उपभोक्ता की आय बढ़कर 40 रुपया हो जाती है परंतु कीमत अपरिवर्तित रहती है तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, उपभोक्ता की आय बढ़कर 40 रुपये हो जाती है। पहले 20 रुपये आय थी, 20 रुपये आय में उसने इस प्रकार से खरीदा, ये वाई वस्तु है, ये एक्स वस्तु है, तो 20 रुपये आय में वो खरीद रहा है, तो उसका बजट का रेखा का ढाल इस प्रकार से है, वाई की 5, एक्स की 4, इस प्रकार से ढाल है उसका। एक्स की मैक्सिमम 4 खरीद रहा है क्योंकि कीमत 5 रुपया प्रति इकाई है, वाई की मैक्सिमम 5 खरीद रहा है क्योंकि वह उसकी कीमत 4 रुपये प्रति इकाई है। अब उसके पास 40 रुपये खर्च करने हैं, तो अब देखिए, अगर यहाँ 40 होता, इस 20 की जगह 40 होता तो हम 40 से भाग देते, इस 20 की जगह 40 और 40 से भाग देते तो 40/4 कितनी खरीदता, फिर ये 10 इकाइयाँ खरीदता, अर्थात 10 इकाइयाँ खरीदता तो कहीं ऊपर जाता, ये अधिक खरीदता फिर यहाँ अधिक रहता। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी स्थिति में बजट रेखा का जो बजट रेखा है वह दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। अगर वस्तु की कीमतें न बढ़ें, वस्तु की कीमतें नहीं बढ़ती हैं, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो बजट रेखा दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। इसका उल्टा, अगर वस्तु की कीमतें न बढ़ें, उपभोक्ता की या न घटें, कीमत परिवर्तन न हो और उपभोक्ता की आय घट जाए, तो वह बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ आ जाए, क्योंकि कम इकाई दोनों खरीद पाएगा। तो ये पहले पांचवे का उत्तर हो गया। तो 40 होने पर बजट रेखा क्या होगी, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। अब अगला इसमें आया कि वस्तु 2 की कीमत में 1 रुपये गिरावट आ जाए परंतु वस्तु 1 की कीमत में कोई परिवर्तन न हो। वस्तु 2 की कीमत में 1 रुपये की गिरावट आ जाए परंतु वस्तु 1 की कीमत में कोई परिवर्तन न हो, उपभोक्ता की आय भी परिवर्तन न हो। अब ये कह रहा है वस्तु 2 की कीमत में, वस्तु 2 हमने यहाँ लिखी है, ये वस्तु 2 है और ये वस्तु 1 है। तो ये कह रहा है कि वस्तु 2 की कीमत क्या हो गया, 1 रुपया कम हो रहा है। तो इसका मतलब वस्तु 2 को, पहले हमारा बजट रेखा ढाल इस प्रकार से था, पहले ये ढाल था हमारा, अब वस्तु 2 की कीमत कम होगी, इसका मतलब वस्तु 2 को अधिक खरीद पाएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा ये बिंदु। लेकिन एक्स वस्तु 1 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वहीं रहेगा, तो ये वक्र ऐसा बन जाएगा, ये ढाल बन जाएगा, अर्थात वस्तु 2 की ओर यहाँ बढ़ जाएगा। इसका उल्टा, अगर वो कहता कि वस्तु 1 की कीमत में कमी हो रही है और वस्तु 2 की कीमत स्थिर है, तो ये ऐसे बनता। फिर अगर ये कहता कि वस्तु 1 की कीमत कम हो रही है, तो पहले हमारा ये ढाल था, अब वस्तु 1 की कीमत में कमी हुई तो हमने वस्तु 1 को अधिक खरीद लिया, वस्तु 2 का कीमत परिवर्तन नहीं हुआ तो वहीं रह गया, तो ये इस प्रकार से इसका वक्र ऐसा बन जाएगा। दोनों परिवर्तित होती हैं तो इस प्रकार से शिफ्ट होता है, अगर एक ही परिवर्तित होगा तो इस प्रकार से शिफ्ट होगा। जिसकी कीमत कम होगी उसकी मात्रा अधिक खरीद लेगा और जिसकी कीमत स्थिर है वो वहीं रहेगा। यहाँ पर एक्स वस्तु 2 की कीमत कम हुई थी तो वस्तु 1 का यहीं पर स्थिर था, 2 के लिए यहाँ खिसक गया। यहाँ पर वस्तु 1 की कीमत में कमी हुई तो यहाँ पर शुरुआत का ये था तो यहाँ पहुँच गया। इस प्रकार से हम उपभोक्ता के बजट सेट को ऐसे भी रेखा को दिखा सकते हैं। अब ये कह रहा है अगर कीमतें और उपभोक्ता की आय दोगुनी हो जाए तो बजट सेट कैसा होगा। अब कह रहा है कीमत भी दोगुनी हो जाए, आय भी दोगुनी हो जाए। अब ध्यान दीजिए, कीमत दोगुनी हो जाए, हमारा पहले का बजट रेखा ये था, समीकरण था पहले का इस प्रकार से, ये हमारा बजट रेखा है पहले, जब कीमत 4 रुपया और 5 रुपया है, उपभोक्ता की आय 20 रुपया है। कीमत है 4 रुपया पहले की और दूसरे की है 5 रुपया। नई चीज देखते हैं, पहले का हमारा जो बजट रेखा है इस प्रकार से था, इस प्रकार से था ये। तो यहाँ पर x वस्तु 1 y1 है और वस्तु 2 यहाँ पर है, तो वस्तु 1 ये है, वस्तु 2 ये है। अब ये कहा कि कीमत 4 रुपया थी और कीमत 5 रुपया थी, तो 4 रुपये कीमत में इस वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीद रहा था। 4 रुपये कीमत में 5 इकाइयाँ ये कीमत है और इसकी 4 इकाइयाँ खरीद, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, और कुल व्यय हो रहा था उसका 20 रुपया, कुल व्यय 20 रुपया। तो ये हमारा रेखा चित्र बना। अब वह कह रहा है कि
कीमत दुगनी हो जाए, 8 रुपये हो जाए, और ये आय भी दुगनी हो जाए, 40 हो जाए, तो कितने की इकाई खरीदेगा? अब 40 रुपये में वह फिर भी 5 ही इकाई खरीदेगा, और ये कीमत भी दुगनी हो जाए, 10 रुपया हो जाए, और ये आय भी दुगनी हो जाए, 40 रुपया हो जाए, तो यहाँ 4 ही खरीदेगा। इसका मतलब कीमत और आय दोनों दुगने होने पर जो बजट रेखा है वह अपरिवर्तित रहेगी, उसी में रहेगा। अगर एक ही चीज़ बढ़ रहा है, जब हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आय 40 रुपया होगी तो बजट रेखा यहाँ पहुँच गई थी, लेफ्ट से राइट चली गई थी। आय कम होती यहाँ पहुँच जाती, कीमतें बढ़ दी तो कीमतें बढ़ने पर यहाँ को आती बजट रेखा, और कीमत घटने पर उधर को जाती बजट रेखा, क्योंकि अधिक मात्रा खरीदता। कीमत बढ़ने पर मात्रा कम खरीदता तो यहाँ पर आता। अब देखना है हमने कि जब वो कह रहा है कि दोनों चीज़ बढ़ रहा है, दोनों सेम उसमें बढ़ रहा है, दुगने दोनों दुगने हो रहे हैं, तो ये कीमत भी दुगनी और आय भी दुगनी। इसका मतलब जितना वो खरीद रहा था उतना ही खरीद रहा है, तो बजट रेखा वहीं रहेगा, बजट रेखा चेंज नहीं होगा ऐसी स्थिति में। अब जब ये कहता है कि कीमत, ध्यान दें, अगर कीमत बढ़ती है दोनों वस्तु की, कीमत बढ़ने पर क्या होगा? बजट रेखा बाईं ओर आएगा, बाईं ओर मीन्स इधर को आएगा बजट रेखा, ये कीमत बढ़ने पर। कीमत घट, क्योंकि वह क्या करेगा? अब इकाइयाँ कम खरीद पाएगा। कीमत बढ़ी तो इकाई कम खरीद रहा है, तो इकाई कम खरीदने मतलब पहले यहाँ अब यहाँ खरीद रहा है, तो इधर को आ गया। कीमत घटने पर इकाई अधिक खरीदेगा, अधिक उपभोग करेगा, तो यहाँ को चल जाएगा। कीमत घटी, कीमत घटने पर दाईं ओर चल जाएगा वक्र। ये हो गया। अब इसके साथ ध्यान दें, कीमत का ये हो गया। आय का देखिए, अब इसी प्रकार से अब आय का भी देखिए, ये उसका इनिशियल बजट रेखा है। अब उसकी आय बढ़ी, कीमत परिवर्तन नहीं हुआ है। आय बढ़ी तो उसके पास अधिक क्रय शक्ति आ गई, तो अधिक वस्तुएं खरीद सकता है, तो आय बढ़ने पर दाईं ओर। ये क्या है? आय बढ़ने पर। अब ये पीछे को आ रहा है, अगर आय घट गई तो कम वस्तु खरीदेगा। ये कहाँ से होगा? ये ध्यान दीजिए, ये आपका मूल रेखा चित्र है, ये वाला है, ये आपका मूल बजट रेखा है। ये आय बढ़ने पर तो आय घटने पर इधर, आय घटने पर यहाँ पर आ गया है, आय घटी तो इधर को। तो इस प्रकार से कीमत बढ़ने पर बाईं ओर उल्टा है, ध्यान देना, क्योंकि उनका विलोम संबंध होता है। कीमत बढ़ी तो इधर को आएगा, आय बढ़ी, कीमत घटी तो उधर को जाएगा। यहाँ आय में उल्टा है, आय बढ़ने पर आगे को जाएगा दाईं ओर, और आय घटने पर बाईं ओर आएगा। ये प्रश्न आपका ये है। अब प्रश्न नंबर 8 है, मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय का उपभोग करके वस्तु एक की 6 इकाइयाँ, वस्तु एक एक्स वस्तु है उसकी 6 इकाइयाँ, और वस्तु 2 की वाई वस्तु है उसकी 8 इकाइयाँ खरीदता है, और ये तो इकाइयाँ हैं। ये प्रश्न दिया है वस्तु एक की, और दोनों वस्तु की कीमतें अब कीमत दी है। वस्तु एक की कीमत 6 रुपया है, वस्तु 2 की कीमत 8 रुपया है। तो ये कह रहा है उपभोक्ता की आय कितनी है, उपभोक्ता की आय बतानी है आपको। तो आय के लिए हम लगा देंगे, ये हमें दिया है, ये हमारा P1 है, वस्तु एक की जो वस्तु एक कीमत है P1, वस्तु एक की मात्रा X1, वस्तु दो की कीमत P2 और उसकी मात्रा X2। तो हमारे पास है जो बजट रेखा का समीकरण है, बजट रेखा का समीकरण हमारे पास है P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल्स M। ये हमारा रेखा का समीकरण है। तो P1 क्या है? 6 गुणा X1 क्या है? 6 धन P2 8 गुणा X2 भी 8 है, बराबर M। 36 और 64 बराबर M, अर्थात उसकी आय क्या होगी? 100 रुपया उसकी आय हो जाएगी। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 9वां। मान लीजिए, ये प्रश्न देखिए, मान लीजिए उपभोक्ता ऐसी दो वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है जो केवल पूर्णांक इकाई में उपलब्ध हों। दोनों वस्तुओं की कीमत 10 रुपये के बराबर है, उपभोक्ता की आय 40 रुपया है। अब अगला देखिए क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या हैं? P1 बराबर 10 रुपया और P2 बराबर भी 10 रुपया है। P1 P2 दोनों 10-10 हैं, और उपभोक्ता की आय M है 40 रुपया है। तो अब ये कह रहा है कि वे सभी बंडल लिखिए जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है। अगर वह X1 को ही खरीदता है, हमारे पास फॉर्मूला है P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल्स M है। M हमें दिया है 40। हम अगर माने कि पहली वस्तु को खरीद रहा है, तो पहली वस्तु में 10 गुणा X1 धन दूसरी नहीं खरीद रहा है 0, तो X1 की कितनी खरीद रहा है? 40/10 बराबर
4 खरीद रहा है, x1 की 4 इकाइयाँ खरीद रहा है। इसी प्रकार से सेम कीमत है तो x2 की भी वह 4 इकाइयाँ ही खरीद पाएगा, क्योंकि यहाँ x1 जीरो हो जाएगा, सेम प्राइस पर x2 की भी 4 खरीद पाएगा। अब वे सभी बंडल लिखिए जो उपलब्ध हैं। देखिए अब सभी बंडल कौन से आ जाएंगे, ध्यान देना आप, 4 इसकी 4 इसकी। एक बार तो वह किसी की कुछ न खरीदे, उपलब्ध उसके पास वो भी है, 0 उपलब्ध है उसके पास, अर्थात कुछ न खरीदे, अपना सब पैसा, उसने पैसा खर्च कर नहीं कहा है सब, उसने कहा है कि, उसने क्या कहा है, वे सभी बंडल लिखिए, वे सभी बंडल लिखिए जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हैं। वो कुछ नहीं खरीद रहा है, उसने 1 इसकी खरीदी, 0 इसकी खरीदी, ये भी एक उसके पास ऑप्शन है। उसने 2 इसकी खरीदी, 0 इसकी खरीदी, ये भी ऑप्शन है। 3 खरीदी, 0 खरीदी, वो भी ऑप्शन है। 4 खरीदी, 0 खरीदी, वो भी ऑप्शन है। ये इतने ऑप्शन ही बन गए। फिर दूसरी ओर वो बड़ा, उसने एक उसकी भी खरीदी, एक उसकी भी खरीदी, ये भी ऑप्शन है, तब भी 20 रुपया हो रहा है। फिर उसने देखा कि एक इसकी 2 इसकी, तब भी 30 रुपया खर्च हो रहा है। फिर देखा उसने 2 इसकी तब भी 40 रुपया खर्च हो रहा है, एक चीज़ यहाँ आ गया। फिर उसने देखा कि अब 3 इसकी, तो फिर इसकी एक खरीद लेगा। अनेक ऑप्शन बन जाएंगे कि 40 रुपये या 40 रुपये से नीचे खर्च हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन से बनते रहेंगे। अब एक यहाँ पर अगला पार्ट इसने कहा है कि जो बंडल उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हैं उनमें से वे बंडल कौन से जिन पर उपभोक्ता 40 रुपये व्यय हो जाएंगे। अब यहाँ हमें स्पेशल चूज करना है कि जिनमें 40 रुपये खर्च होंगे। एक तो इसने 4, देखिए यहाँ पर 4 3 2 1 लिख दें, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 कर दें, 1 2 3 और 4 है, 0 है। तो अब 40 के 40 खर्च करने हैं उसने, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसको इस प्रकार से। एक है कि 0 और 4, अर्थात उसने इस वस्तु की, x वस्तु है y वस्तु है, माना x वस्तु की 0 y वस्तु की 4। अब यहाँ पर x वस्तु की 1 y वस्तु की 3, x वस्तु की 2 y वस्तु की भी 2, x वस्तु की 3 y वस्तु की 1, x वस्तु 3 y वस्तु 1 और x वस्तु की 4 y वस्तु की 0। ये हैं संयोग जिनको वह खरीद सकता है, जिनको वह खरीद सकता है। इतने संयोग हैं, पूरे 40 के 40 रुपये खर्च हो जाएंगे। देखो यहाँ पर 4 इकाइयाँ खरीदी, कीमत बराबर है तो बाकी नहीं सोचना है हमने, 40 रुपये खर्च हो गए। यहाँ पर 10 इसमें, 30 इसमें, 40 रुपये खर्च हो गए। यहाँ पर 20 20 40 रुपये खर्च हो गए। यहाँ पर 30 10 40 खर्च हो गए। यहाँ 40 और 0 40 खर्च हो गए। तो ये वह पूरी आय खर्च करके इतने बंडलों को खरीद सकता है, इतने सेट को खरीद सकता है। अब है एकदिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं। एकदिष्ट अधिमान थोड़ा बताना उस दिन भी रह गया था आपका। प्रश्न है एकदिष्ट अधिमान, मोनोटोनस प्रेफरेंस कहते हैं। एकदिष्ट अधिमान से क्या समझते हैं, ध्यान दें। एकदिष्ट अधिमान का मतलब होता है कि जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु के उपभोग को वरीयता दे रहा है। एक उपभोक्ता, ध्यान दें इसका परिभाषा हम इस प्रकार से कह सकते हैं, एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के विभिन्न बंडलों में से, जैसे हमारे दे हैं विभिन्न बंडल हैं 2 वस्तुओं के, विभिन्न बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देगा जिसमें इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु अधिक मात्रा में हो, एक वस्तु अधिक मात्रा में हो और दूसरी वस्तु कम भी न हो। एक वस्तु अधिक मात्रा में हो और दूसरी वस्तु कम न हो। जैसे ये है 2 2 एक बंडल है और दूसरा 1 1 एक बंडल है, इनमें एक दृष्टि इसमें अधिमान है। या हमने कहा 10 8 का एक बंडल है और 9 8 का एक बंडल है, इसमें अधिमान किसको देगा, वह इसको अधिमान, क्योंकि यहाँ पर उसको अधिक वरीयता, अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, इसको अधिमान देगा। अर्थात जब 2 बंडलों में से किसी एक बंडल को चुन रहा है जहां पर उसमें एक की मात्रा अधिक हो, इसकी मात्रा अधिक है, एक वस्तु की मात्रा अधिक हो और दूसरी की मात्रा भी कम न हो। ये 8 यहाँ है तो यहाँ 8 या 8 से कम ही होनी चाहिए, यहाँ 7 हो 6 हो कुछ भी हो, यहाँ 10 है तो यहाँ 9 से कम होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे, वह इसको चुनेगा, वह दोनों में बराबर उपयोगिता नहीं समझेगा, तो इसको हम एकदिष्ट अधिमान कहेंगे। इस प्रकार समझेंगे एकदिष्ट अधिमान को। जब एक उपभोक्ता के पास विभिन्न बंडल हैं, उन बंडलों में से एक बंडल, जब किसी एक बंडल को अधिमान देता है तो वहां पर हम एकदिष्ट अधिमान की बात करते हैं, एक ही बंडल को अधिमान दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आया 11वां, इसी पर प्रश्न है, यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट हैं तो क्या वह बंडल 10 8 और बंडल 8 6 के बीच तटस्थ हो सकता है। देखो अब
अधिमान एक दिष्ट है कह दिया, एक बंडल है 10 8, एक है 8 6। अब यहाँ पर पूछा तटस्थ हो सकता है। तटस्थ का मैंने बताया था आपको, तटस्था वक्र बताए थे मैंने आपको, या अनधिमान वक्र बताए थे। अब यहाँ पर अधिमान देना है तो अधिमान देगा इसको, है यहाँ पर एक दिष्ट अधिमान आएगा। ये यहाँ पर एक दिष्ट अधिमान है क्योंकि वह क्या कर रहा है, वह पहले बंडल को वरीयता देगा, इसको नहीं देगा वरीयता। तटस्थ का मतलब है कि किसी को भी उपभोग करे समान संतुष्टि होना, वो तटस्थ हुआ। यहाँ पर समान संतुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ ये भी कम है और ये भी कम है, इसलिए वह इसको वरीयता देगा। तो यहाँ तटस्थ एक दिष्ट अधिमान होगा और तटस्थ नहीं रह सकता है। यहाँ पर वह उपभोक्ता उसमें तटस्थ नहीं रह सकता है। इसका उत्तर होगा कि उपभोक्ता वहाँ पर तटस्थ नहीं होगा क्योंकि वह इस बंडल को अधिमान देगा, चयन करेगा। अधिमान का मतलब चयन करना, जिसको वह चाह रहा है कि मैं इसका उपभोग करूं, मैं इस चीज़ को चयन करूं। अगला आपका प्रश्न है, एक उपभोक्ता 12वां, मान लीजिए कि उपभोक्ता के अधिमान एक दिष्ट हैं। अब एक दिष्ट मतलब एक को वरीयता दे रहा है, तटस्थ नहीं है। बंडल 10 10 10 9 तथा 9 9 पर उसके अधिमान श्रेणीकरण के विषय में क्या बता सकते हैं। एक बंडल दिया 10 10, दूसरा दिया 10 9 और तीसरा दिया 9 9। तो इसमें अब कह रहा है कि तटस्थ एक दिष्ट है तो हम मानते हैं इसको चयन करेगा। अगर ये तीनों हैं, तीनों में से अब सबसे पहली वरीयता इसको देगा। अगर ये नहीं होता है, अगर फिर उसको और उपभोग करना है तो फिर इसको सेकंड वरीयता देगा। वह उसको और उपभोग करना है तब इसमें जाएगा, क्योंकि एक दिष्ट अधिमान पे है। वह देखता है कि एक की मात्रा अधिक हो या दूसरे की मात्रा भी कम न हो। यहाँ पर देखिए एक की मात्रा अधिक है, दूसरे की मात्रा कम नहीं है। यहाँ पर इसमें आप इन दोनों में देखते हैं, इसकी मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा कम नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पर उपभोक्ता एक दिष्ट अधिमान में है तो वह क्या करेगा, वह सबसे पहले इसको चयन करेगा, दूसरे नंबर पर इसको चयन करेगा, तीसरे नंबर पर इसको चयन करेगा। इसको हम इस प्रकार से श्रेणी में लगा सकते हैं, श्रेणी में लगा सकते हैं इसको ऐसे। अब अगला आपका है, क्या मान लीजिए आपका मित्र 5 6 और 6 6 के भी तटस्थ है, क्या उसके अधिमान एक दिष्ट हैं। अब देखिए तटस्थ है कहा है और अधिमान एक दिष्ट पूछा है उसमें। अगर दो उसमें अधिमान दो हैं, दो बंडल हैं, एक 5 6 है और एक आपका 6 6 है, तो इसके बीच वह अधिमान तटस्थ नहीं है। यहाँ पर हम कहेंगे यदि वह तटस्थ है तो उसके एक दिष्ट नहीं हो सकते, या तटस्थ होगा या एक दिष्ट होगा, दोनों में से एक ही होगा। अगर पूछता कि एक दिष्ट है तो इसको चयन करता हुआ है। अगर एक दिष्ट पूछता तो इसको चयन करता क्योंकि वह तटस्थ है। तटस्थ का मतलब है कि दोनों बंडलों से उसको समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसलिए उसके अधिमान एक दिष्ट नहीं हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन सब क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में हल करेंगे इसके बाद, और मैं क्वेश्चन आपको PDF उसमें भेज दूंगा और आप लोग उसको सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर प्रॉब्लम हो तो इसको 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।